हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैं आ गया हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो के साथ। जिस वीडियो में मुझे डिस्कस करना था कि यार कोई स्टूडेंट अगर 10th क्लास में हो, 11th में हो या 12th में हो, तो वो क्या स्टेप्स होती हैं जो उसको बीइंग इन अ 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास ध्यान में रखनी चाहिए अगर वो प्लान कर रहा है फॉर स्टडी इन अब्रॉड। तो मैं इस पूरे वीडियो में तुमको स्टेप वाइज गाइड करने वाला हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो यार गाइस, पानी वानी अपने पास रख लो, एक लंबी सांस ले लो। और जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है उस पर मैंने हर एक पॉइंट्स पे बात करी है। एक तुमको प्रॉपर ओवरव्यू हो जाएगा। लेटर स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने बताया है कि अगर जर्मनी स्पेसिफिक आना है तो कैसे प्लान करना है। तो विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स गो। सो हाउ टू स्टडी अब्रॉड आफ्टर 12th। तो मैंने इस वीडियो में आफ्टर 12th कैसे अब्रॉड पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस किया है। सो इट्स मी शिवम। सो लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई, हमें क्यों पढ़ना है बाहर अब्रॉड में। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जैसे मेन चीज़ है ग्लोबल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, नो डाउट। एंड दूसरा ऑप्शन है, दूसरा दूसरा पॉइंट है बेटर एजुकेशन क्वालिटी, नो डाउट। बेटर एजुकेशन क्वालिटी फॉरेन में है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, यस, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं क्योंकि अब्रॉड में लेस कंपटीशन है, इसीलिए। एंड पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और जैसे कुछ पॉइंट्स अगर मैं ऐड करूं क्यों और जाना चाहिए बाहर स्टडी के लिए, तो वो है हाई पेइंग जॉब्स, पैसा अच्छा तुम कमा सकते हो, राइट। लाइक वाई वी आर स्टडिंग, हम क्यों पढ़ते हैं, हम पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं, राइट। तो अब यहाँ से पढ़ के अनएम्प्लॉयमेंट रहना और बाहर पढ़ के अच्छी खासी जॉब करना, और चाहे अपने डोमेन में नहीं लेकिन एक हाई सैलरी वाली जॉब, मतलब पैसा कमा रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो शायद इसीलिए हमें बाहर पढ़ने जाना चाहिए आफ्टर 12th। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और मे भी कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं है। मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि क्यों पढ़ने जाना चाहिए। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, जैसे कॉमन कुछ मैथ्स हैं, जैसे ओनली टॉपर्स कैन गो अब्रॉड, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और नेक्स्ट इज़ टू एक्सपेंसिव, हालांकि एक्सपेंसिव होता है बट नॉट ऑलवेज। देखो, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ। अगर इट्स ऑल अबाउट योर स्टडी, राइट। अगर तुम्हारी एजुकेशन की बात है तो यार ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी एजुकेशन से बनती है। तो मैं कहूँगा कि हमें एक्सपेंसिव एक पॉइंट है, लेकिन जब लाइफ के बारे में सोचना पड़ता है तो हमें थोड़े और ऑप्शन सोचने चाहिए। तो एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये देखो यार, तुम्हारा पूरा जीवन और तुम्हारी आने वाली सारी जनरेशन तुम चेंज करोगे, तो उस हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा, राइट, कि हमें क्यों बाहर पढ़ना चाहिए। स्कॉलरशिप्स आर इम्पॉसिबल, या ये एक बात गलत है। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, पॉसिबल है अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करी जाए तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे डालने थे मेरे इस पीपीटी में, तो मैंने रखे हैं। एंड सम आर जैसे पॉपुलर कंट्रीज़, नो डाउट यूएसए, सबकी पसंद यूएसए है, लेकिन मोस्टली क्या है ना, ज़्यादातर लोग अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यूएसए में डिपोर्टिंग को लेके, वीज़ास को लेके, तो देखना पड़ेगा। जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। जर्मनी के मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी जर्मनी जाके आ चुका हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या एक्सपोज़र है उधर। तो और भी ऑप्शंस हैं, तो ये मैंने कंट्रीज़ डाल रखी हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे तो सिंगापुर भी है, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जापान और अलग अलग कंट्रीज़ में भी हैं। तो वो सब पर्सनल ऑप्शंस होते हैं, राइट।
नेक्स्ट इज़ लाइक इस होल प्रेजेंटेशन में मैं तुमको बताना चाहूँगा कि स्टार्ट कैसे करने हैं, राइट। तो जैसे आप 10th में होते हो, हाई स्कूल में ही हो और 9th क्लास में हो या 11th में या 12th में हो, या फिर तुम्हें लेट रियलाइजेशंस होते हैं, तो कैसे स्टार्ट करें बाहर जाने के लिए, कैसे ढूंढें, तो उसके रिगार्डिंग ये सब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे सबसे पहली स्टेप्स जो होती है ना, वो है सबसे पहले एक कैरियर पाथ को चूज़ करो यार। फर्स्ट चूज़ द कैरियर पाथ। नो डाउट कि तुम्हें लाइफ में, जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, तो उसकी स्टार्टिंग तुम्हें ये पहले से डिसाइड कर लेनी चाहिए, बीइंग योर हाई स्कूल, लाइक कि आगे क्या करना है। लेकिन इंडिया में क्या, आफ्टर 12th भी लोग ये सोचते हैं कि क्या करना है, राइट। आफ्टर कॉलेज, खासकर इंजीनियरिंग करने के बाद, तो लोग सोचते ही हैं कि क्या करना है। तो लेकिन अगर मैं कहूँगा कि ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर बाहर पढ़ना है, तो पहले पॉइंट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट चूज़ कैरियर पाथ, राइट, एंड देन इज कंट्री एंड यूनिवर्सिटी सेलेक्शंस। यस, तुम्हें अगर एक बार कैरियर डिसाइड हो जाता है कि यार मुझे तो कॉमर्स में कुछ अच्छा करना है, मुझे बिजनेस में कुछ अच्छी पढ़ाई करनी है, या मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या कुछ भी, तो अब कैरियर तो तुमने चूज़ कर ही लिया कि क्या करना है, लेकिन दूसरी चीज़ है ना कि लेकिन कहाँ से करना है और किस यूनिवर्सिटी से करनी है। तो ये दूसरा ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मतलब इसके बारे में ध्यान रखो। नेक्स्ट इज़, अगर तुम्हारा ये दोनों ऑप्शंस हो जाते हैं, तो तीसरा ऑप्शन है एंट्रेंस एग्ज़ाम, राइट। दुनिया में तुम अकेले नहीं हो जो ये सोच रहे हो कि तुमको ये वाला कैरियर पाथ चूज़ करना है, तुम्हें इंजीनियरिंग में जाना है, उसमें बेस्ट करना है, तुमको ये यूनिवर्सिटी चाहिए। क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो फ़िल्टर लगाना पड़ता है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी रखे हैं, राइट। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को सोचना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सब चीज़ें तुम जान जाओगे अगर बीइंग अ 10th क्लास, बीइंग अ 12th क्लास, तो स्टेप थोड़ी ईजी हो जाएंगी। फिर जो नेक्स्ट स्टेप मैं बोलूँगा वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। अपने रेज्यूमे कैसे अच्छा करना है, क्योंकि तुमको भीड़ से अलग दिखना है तो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। अब अगर तुम नॉर्मल ये लिखोगे कि मैंने 10th यहाँ से किया है, मैंने 12th वहाँ से किया है, तो इतनी परसेंटेज है, तो यार क्या अलग क्या किया है तुमने। तो अगर मान लो 2 बच्चे आते हैं, दोनों का किसी एक को चूज़ करना है, तो तुम उससे अलग कैसे हो। तो प्रोफाइल बिल्डिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा अगर बाहर जाने का सोच रहे हो। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन प्रिपरेशन। और जब ये 4 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो 5वां पॉइंट आता है एप्लीकेशन प्रिपरेशन। फिर हम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, डेडलाइंस चेक करते हैं, तो वो सब 5वां पॉइंट है। 6 पॉइंट इज़ स्कॉलरशिप्स एंड लोन। जब सब डिसाइड हो जाता है, तो फिर अब पैसा इकट्ठा करना है, बाहर जा रहे हैं तो लोन से करना है, या फिर हमें स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी, उसकी प्रिपरेशन देखनी पड़ती है। देन फिर वीज़ा प्रोसेस। और जब फिर वीज़ा प्रोसेस में भी बहुत टाइम लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कौन सी कंट्री तुम जा रहे हो, राइट। तो वो देखना पड़ता है। और वीज़ा प्रोसेस के बाद अगर वीज़ा मिल जाता है, बीइंग विद इन अ टाइम, लाइक डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, फिर तुम फ्लाइट बुक करते हो और उस कंट्री में जाके पढ़ाई स्टार्ट करते हो। तो ये बहुत कॉमन स्टेप्स हैं। ये बहुत ओवरव्यू बताया मैंने, हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे। तो देखो यार, जैसे जब तुमने चूज़ कर ही लिया है कि मुझे लाइफ में इंजीनियर बनना है, लेट्स सपोज एग्जांपल मुझे इंजीनियर बनना है, और मैंने सोच लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई बाहर करनी है, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूं कि कौन सी कंट्री और यूनिवर्सिटी मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग मैं यही बोलूँगा कि जैसे कुछ नहीं करना है, लाइक अब जब सबके पास इंटरनेट है, तो सब चूज़ कर सकते हैं कि लाइक गूगल पे जाओ, टॉप 100 यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, 100 यूनिवर्सिटी निकाल लो, राइट। फिर उसमें से 100 यूनिवर्सिटीज़ में से जो QS रैंकिंग के हिसाब से हैं, या फिर जो भी तुमने फ़िल्टर लगा रखे हैं अपने हिसाब से, उसके हिसाब से तुमने 100 यूनिवर्सिटी निकाल ली। फिर तुमने सोचा कि मैं इनमें से टॉप 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यार मैं ना USA से पढ़ूँगा, या फिर मैं जर्मनी से पढ़ूँगा, तो
अब जब कंट्री सेलेक्ट हो गई तो अब जर्मनी में भी मोर देन 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट? तो अब उस पर्टिकुलर कंट्री में से कैसे तुम डिसाइड करोगे कि क्या तुम्हारे लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी? तो किन्हीं 10 यूनिवर्सिटी के तुम लिस्ट निकालो फिर गूगल पे जाके। तो फिर जाके पता करो कि यार ये 10 यूनिवर्सिटी हैं जो इस कंट्री में है जो सबसे बेस्ट हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इज़, अब क्योंकि मुझे मेरे डिज़ायर्ड कोर्स में चेक करना है, जैसे मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, अब इंजीनियरिंग में मुझे मैकेनिकल की पढ़ाई करनी है, कंप्यूटर साइंस की करनी है, तो अब उस कंप्यूटर साइंस या उस पर्टिकुलर ब्रांच की जो पढ़ाई है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट होती है, तो मैंने वो टॉप 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली। अब उन टॉप 5 में से मैंने जैसे चेक कर लिया कि उसकी रैंकिंग कितनी है, वहाँ रहने का खर्चा कितना है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस रेट कितनी है, लाइक कितने बच्चे हर साल फॉर्म डालते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये मेरी रिसर्च है जो मैं बीइंग अ 10th क्लास और बीइंग 12th क्लास, मतलब जाने से पहले ये सब मैं चीज़ें पता करूँगा। तो तुम और भी ऑप्शंस रख सकते हो, जैसे वेदर, किसी को बहुत ठंडी जगह पे नहीं जाना है तो वो हिसाब से अपने फ़िल्टर चेंज कर सकता है कि बहुत कोल्ड वाली, जैसे नॉर्वे में नहीं जाना, बहुत ठंडी जगह पे नहीं पड़ना है। तो किसी को ट्रैवल डिस्टेंस में, ये डिपेंडिंग करता है यार पर्सन टू पर्सन, तो तुमको क्या क्या फ़िल्टर रखने हैं। तो ऐसे करके तुमने टॉप 5 यूनिवर्सिटी या टॉप 3 यूनिवर्सिटी विद इन योर कोड डिसाइड कर लिए आफ्टर सेलेक्टिंग द कंट्री अकॉर्डिंग टू द QS रैंकिंग और एवरीथिंग, एक्सेप्टेंस रेट, और भी 2-3 फैक्टर हैं जो तुमने रखे इसमें। आफ्टर दिस, जब तुम्हारा कंट्री डिसाइड हो गया, कॉलेज डिसाइड हो गया, तो ये कुछ फिर तुम बात करते हो प्रोफाइल बिल्डिंग पर, राइट? कि अब क्योंकि अब भीड़ ज़्यादा है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, एक्सेप्टेंस रेट तुम चेक कर ही चुके हो, तुम अकेले नहीं हो इंडिया से जो वहाँ अप्लाई कर रहे हो, राइट? वर्ल्ड के सारे स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे। तो हमें अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग का काम एक पर्टिकुलर टाइमलाइन से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि मान लो अभी तुम 10th क्लास में हो, अब जब 10th क्लास में हो तो तुम्हारा मेन चीज़ है कि तुम 10th क्लास से ही लाइक इंटरेस्ट दिखाना शो कर देते हो, यार मुझे बाहर जाना है, मैं पर्टिकुलर मैं ज़्यादातर गूगल पे चेक करता रहता हूँ, मैं रिसर्च करता रहता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी पढ़ाई करती है, किस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, किस कंट्री में क्या चल रहा है। और अब जैसे मान लो मुझे जर्मनी जाना है तो मुझे जर्मन सीखनी चाहिए, तो मैं बीइंग अ 10th क्लास 11th क्लास में वो सब चीज़ें स्टार्ट कर देता हूँ लर्न करना। अब जैसे तुम्हारी 10th क्लास में जब तुम फाइनल कर लेते हो यार कि मैंने भैया सोच लिया है कि यार मुझे यही यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे यही कोर्स करना है, तो ये तुम्हारी पूरी 10th क्लास में ऐसा होना चाहिए कि रिसर्च अपनी पूरी पक्की रखो यार। फिर जब तुम 11th क्लास में आते हो, अब क्योंकि प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है तो तुम ज़्यादातर अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे अच्छी करोगे, लाइक कुछ इंटर्नशिप्स कर सकते हो। अब जैसे मान लो तुम्हें इंजीनियरिंग में जाना है तो उसके रिगार्डिंग 11th क्लास में कुछ इंटर्नशिप्स उसके रिगार्डिंग करो, जैसे सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। ये सब कैरियर चूज़ करने के बाद के ऑप्शन है, राइट? अगर बिजनेस में जाना है तो बिजनेस से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करो, स्कूल्स में से लीडरशिप वाले रोल चूज़ करो, जैसे जहाँ पे तुम अपनी अपनी जो एबिलिटी है वो एज अ लीडर शो कर रहे हो, और वॉलंटियर करना स्टार्ट करो। कुछ NGOs में भी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट? क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटी सिर्फ तुम्हारी लाइक परसेंटेज देख के तुम्हें सेलेक्ट नहीं करती, वो बहुत सारे फैक्टर्स चेक करती हैं, क्योंकि उनको बेहतर चूज़ करना पड़ता है ना, तो उस हिसाब से तुमको अपने आप को बेस्ट दिखाना पड़ता है। तो उसकी प्रिपरेशन क्लास 10th क्लास 11th से स्टार्ट करनी चाहिए। फिर जब आप क्लास 12th में आ जाते हो और तब फिर तुम्हारे पास बोर्ड का भी प्रेशर रहता है। तुम इसके अलावा साथ में बोर्ड के साथ में तुम अपनी फाइनल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता करते हो, उसकी डेडलाइन कब है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके रिगार्डिंग तुम्हें एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखो, और जो भी यूनिवर्सिटी तुमने चेक किया उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं कहूँगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि यार मुझे तो 2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, एक तो आइल्स जो कि इंग्लिश कॉमन है, एक जैसे जिस कंट्री में आ रहे हो अगर तुम फ्रांस में आ रहे हो तो फ्रेंच भी चाहिए, तो ये उनकी ये एलिजिबिलिटी है, ये चाहिए, तो इसके लिए तुमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बीइंग अ 12th क्लास, आफ्टर 12th क्लास तुम फिर क्या करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे,
LOR चाहिए। ये LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बोले तो तुम अपने किसी भी लाइक स्कूल्स के प्रिंसिपल से ले सकते हो। और डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने LOR मांग रही है। कोई 2 मांगती है, कोई 1 से काम चल जाता है, कोई 3 मांगे तो तुमको 3 LOR देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो SOP कि तुम क्यों आ रहे हो, ट्रांसक्रिप्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स। अब तुमको वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 12th क्लास के जैसे एप्लीकेशन फिल करने से पहले ही चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि तुमको वो तुम्हें कब तक मिल जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई डिले ना हो जाए। तो एवरीथिंग इन अ प्लानिंग, सब सब कुछ प्लानिंग में रखो यार, कि मतलब ये स्टेप वाइज मुझे करना ही करना है। ये सब होने के बाद फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करोगे। अब जैसे मैंने चूज़ कर लिया है कि मुझे TU म्यूनिख से कंप्यूटर साइंस में बैचलर करनी है सपोज़। तो अब क्योंकि मैं एप्लीकेशन डेडलाइंस चेक कर चुका हूँ, वो उस साइट्स पे जाके मैं ये चेक कर चुका हूँ कि मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अब उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, अब सपोज़ अगर वो यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमें आइल्स या टोफल में से कोई भी एक एग्ज़ाम चाहिए, ये तो तुम्हें आइल्स के बारे में भी वो बता देंगे कि हमको कितने ग्रेड चाहिए, टोफल और ये सब एग्ज़ाम है, मतलब जैसे कितने कितने का बैंड चाहिए। तो उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तुमको ये जो टेस्ट है ना वो पहले से ही देकर उनके एप्लीकेशन भर के और ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट भी रखती हैं। डिपेंड ऑन द कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। कोई SAT रखता है, कोई GRE, कोई GMAT। तो ये भी तुमको एज ए एंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अब मान लो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वर्ल्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो हर स्टूडेंट को सीट नहीं मिलेगी ना, सीट्स तो कम ही होती हैं। तो तुमको ये देखने के लिए कि तुम सच में कैपेबल हो कि नहीं, इसके लिए यहाँ पे ये कुछ टेस्ट रखती हैं। फिर तुम्हारे 12th के मार्क्स, तुमने कितना अच्छा अच्छा किया है। और उसमें भी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं यार कि मतलब अप टू 70%, अप टू 75, जो भी उनके नंबर होते हैं वो हिसाब से तुमको लेके चलना है। लेकिन मैं तो कहूँगा जितने अच्छे मार्क्स हों उतने बढ़िया है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर मान लो तुम जर्मनी जा रहे हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के लिए भी तुम्हें जर्मन आनी चाहिए। तो अगर फ्रांस जा रहे हो तो फ्रेंच आनी चाहिए। अगर कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें वो बोल देते हैं कि हमें लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, हमारी सारी स्टडी इंग्लिश में होगी, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर वहाँ उस जगह पे उस कंट्री में अगर सर्वाइव करना है तो फिर भी सीख लो। लेकिन मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में तुम देखोगे तो वो लोकल लैंग्वेज के लिए बोलेंगे। तो वो तुम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी कंट्री तुमने चूज़ की है, जो भी कॉलेज तुमने चूज़ किया है, उसके रिगार्डिंग तुमको वो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी अपने पास क्वालिफाई करके रख लेना है। फिर आती है एप्लीकेशन प्रिपरेशन टाइम। तुम चेक कर लेते हो कि अब इसकी डेडलाइन ये है। अगर फिर भी जैसे एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे यहाँ DRDA वेबसाइट है, अगर जर्मनी के लिए मैं बताऊं, तुम इस पर जाके चेक कर सकते हो कि उसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन कब है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और फिर इस हिसाब से तुम अपनी शॉर्ट लिस्ट यूनिवर्सिटी बना सकते हो। फिर तुम कुछ एप्लीकेशंस क्या होती हैं आपको पोस्ट से भी भेजनी पड़ती हैं सबमिट करने के बाद, कुछ ऑनलाइन एक्सेप्ट हो जाती हैं। तो देखना पड़ता है कि हम वो किस तरीके से मांग रही हैं, तो इस हिसाब से एप्लीकेशन प्रिपरेशन भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है वीज़ा प्रोसेस की। अब वीज़ा प्रोसेस में जैसे तुमने एप्लीकेशन दिया, फिर तुम्हें वेट करना पड़ता है अप्लाई करने के बाद 2 या 3 महीने तक। फिर तुमको अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो तुमको ऑफ़र लेटर देती हैं। अगर ऑफ़र लेटर मिल जाता है, मतलब एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, ये पहली रिक्वायरमेंट है वीज़ा के लिए। क्योंकि तुम एज अ स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जा रहे हो तो तुमको एक ऑफ़र लेटर चाहिए उस होस्ट यूनिवर्सिटी का जो तुमको बुला रही है। दूसरी चीज़ पासपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल अगर फ़ॉरेन जा रहे हो तो पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा कि ऑल डॉक्यूमेंट्स चेक द वीज़ा रूल्स फॉर स्टूडेंट्स। तो जब भी तुम वीज़ा लेने जा रहे हो तो वहाँ उस पर्टिकुलर ऑफिस का साइट्स पर चेक कर लिया करो कि क्या क्या रूल्स अभी चल रहे हैं। तुम्हें वो पूरी PDF मिल जाएगी इंटरनेट पे, वहाँ पर तुम सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं सिर्फ उतनी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, लाइक LOR, SOP, ट्रांसक्रिप्ट्स, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले हैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, एलिजिबल लाइक कोई एग्ज़ाम दिया है उसका सर्टिफिकेट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके तब वीज़ा ऑफिस जाओ।
अब जैसे वीज़ा के टाइप्स भी होते हैं, जैसे मान लो मेरी डिज़ायर्ड कंट्री जो मैंने सेलेक्ट की थी, मुझे यूएसए जाना है, तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यूएसए में स्टूडेंट अगर वीज़ा के लिए जा रहे हो तो F1 बोलते हैं उसको, यूके के लिए जा रहे हो तो उसे Tier 4 बोलते हैं, कनाडा में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो स्टडी परमिट बोलते हैं, अगर जर्मनी जा रहे हो तो नेशनल वीज़ा फॉर स्टडी बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे उनके नाम्स हैं। तो इस अब मुझे मालूम पड़ गया कि मैं जैसे जर्मनी के लिए मैंने जो सारी प्रोसेस मेरी जर्मनी के लिए थी और मुझे सारे रूल्स चेक करने हैं, तो मैं नेशनल वीज़ा फॉर स्टडी के लिए यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा रूल्स चेक कर सकता हूँ इंटरनेट पे। तो पूरी PDF आ जाएगी वीज़ा लेने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो वो उस PDF को अच्छे से पढ़ के वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, एक वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करो और तब जाओ। तो अब क्योंकि मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन में मेरा पूरा फोकस रहेगा जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे। तो जैसे क्यों जाएंगे उसका मेन रीज़न है फ्री पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि वहाँ ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो होती है, ट्यूशन फ़ीस। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ज़ीरो फीस है, कोई पैसा नहीं देना। और दूसरी चीज़, वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जैसे जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी के अलावा जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। जैसे ये कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक हैं। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी में जैसे ज़्यादातर जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, ये 7, 8 या 9 यूनिवर्सिटी जैसे टेक्निकल ऐसे शॉर्ट में इसको TU म्यूनिक, TU बर्लिन, TU ब्राउनश्वाइग, इस तरीके से तुम्हें नाम मिल जाएंगे बहुत सारे। ये सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो होती है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तुम नाम चेक कर सकते हो जो भी हों, यहाँ तुम्हें पे करना पड़ेगा, राइट, ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो नहीं होती। तो हम जर्मनी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो होती है और यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत अच्छी है, बिज़नेस की पढ़ाई बहुत अच्छी है ना, और सेफ़ कंट्री है। तो और भी रीज़न हो सकते हैं, तुम्हारे पर्सनल भी कोई रीज़न हो सकता है, वो भी तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। और ये तुम कैसे देख सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये जर्नी बाहर जाने की बहुत पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बीइंग 10th क्लास तुमको रिसर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए, तुम्हें कौन सी कंट्री जाना है, क्यों जाना है। तो उस टाइम पे तुम बहुत एक्साइटेड भी होते हो और रिसर्च भी करते हो, तो वो चीज़ करनी चाहिए, तब तुम ये सारे फैक्टर्स निकाल सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये 2-4 फैक्टर हैं जो देखने चाहिए तुमको। जर्मनी का पाथवे क्या होना चाहिए, अब इस वाले पेज पे बहुत डाउट रहता है, वो मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे सबसे पहला पाथ है स्टूडेंट कॉलेज, इसको डिटेल में समझेंगे। दूसरा पाथ है फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री, H+ सर्टिफाइड होनी चाहिए। और अगर चेक करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी H+ सर्टिफाइड है, तो उसके लिए साइट है enabin.com। तो ये क्या ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है IIT JEE+ एडवांस डायरेक्ट एडमिशन, राइट। आफ्टर 12 जब तुम IIT JEE का एग्ज़ाम देते हो, मेंस क्लियर करते हो, एडवांस क्लियर करते हो, अब जब ये क्लियर हो जाता है, अब फिर भी तुम बाहर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो फिर बाहर की यूनिवर्सिटी में अपनी डिसाइड करी हुई यूनिवर्सिटी में अपने डिसाइड किए हुए कोर्स में अप्लाई करते हो, तो तुमको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ये क्या मतलब है डायरेक्ट एडमिशन का। IB बोर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स जो 12th पास करता है इंडिया से, वो भी डायरेक्ट एडमिशन लेता है। डायरेक्ट एडमिशन समझ लेते हैं और फिर समझते हैं स्टूडेंट कॉलेज ये क्या चीज़ है। डायरेक्ट एडमिशन मतलब जैसे मैं एक चीज़ समझाऊँ, जैसे क्या होता है कि इधर जैसे मान लो इंडिया है और इधर जर्मनी है, तो इंडिया में क्या होता है ना, जैसे अगर तुमको कॉलेज में जाना है, तो कॉलेज में जाने के लिए सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि तुम 12th पास होने चाहिए। लेकिन जर्मनी में अगर तुमको कॉलेज अपना स्टार्ट करना है, तो उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो कि उनकी 13th क्लास पास होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका, जैसे इंडिया में तुम अपनी स्कूलिंग जो करते हो ना, स्कूलिंग करते हो तो तुम स्टार्ट करते हो 0, जैसे नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे पास स्कूल जो है ना 12 तक ही है, 12th के बाद स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है। फिर हम एंट्रेंस देते हैं, JEE मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर जो भी स्ट्रीम में आगे पढ़ाई करनी है उसके एग्ज़ाम देते हैं, तब फिर कॉलेज में जाते हैं, राइट। लेकिन जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में जो बच्चा होता है वो पहले नर्सरी करता है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर वो करता है 13, मतलब वो स्कूलिंग का ही पार्ट है उनका। हमारी स्कूलिंग 12th पे ख़त्म हो जाती है, उनकी स्कूलिंग 13 पे ख़त्म होती है, तब जाके फिर वो कॉलेज जाता है। तो 13 एक क्लास है, जैसे हमारी 12th क्लास है, 13 के बाद ये लोग फिर कॉलेज जाते हैं। तो जर्मन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स ने 1 साल ज़्यादा पढ़ा है, मतलब हमारे यहाँ 13 क्लास का कॉन्सेप्ट है, तब फिर हम कॉलेज भेजते हैं। और अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट या फिर कोई ऐसी कंट्री का स्टूडेंट जहाँ पे 12th क्लास वाला स्कूलिंग का ऑप्शन है, तो उसको कॉलेज अगर जाना है तो या तो वो 1 साल और किसी बैचलर डिग्री में करके आए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे मान लो बीटेक में एडमिशन लिया है, जैसे मुझे बाहर जाके बीटेक करनी है, तो मैं इंडिया से क्या करूँगा, इंडिया में यहाँ किसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा और वहाँ सिर्फ 1 साल की पढ़ाई करूँगा। जैसे बीटेक 4 साल की होती है, तो मैं सिर्फ एक साल ही पढ़ूँगा। तो मेरे 12 साल तो स्कूलिंग की और 1 साल मेरी बीटेक की, अब मेरे पास हो गए तो टोटल 13 साल। अब मैं 1 साल का जो मार्कशीट होगी और 12th की जो मार्कशीट होगी, उन दोनों का एवरेज निकाल के अब मैं कैपेबल हो गया हूँ बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए फॉर बैचलर। ये तो हो गया तुम्हारा ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये 13 वाली क्लास है ना, ये 13th क्लास है, उसको मैं इंडिया से ना करके वो मैं जर्मनी में जाके करूँ। अब जब जर्मनी से जाके करूँगा तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट कॉलेज। तो मैंने तुमको 4 ऑप्शन समझाए। सबसे पहला ऑप्शन स्टूडेंट कॉलेज, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री, H+ सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर H+ सर्टिफाइड चेक करना है तो NIBIN.com से चेक कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है IIT JEE+ एडवांस का होना चाहिए और चौथा ऑप्शन है IB बोर्ड होना चाहिए। चलो एक बार फिर से समझता हूँ। जैसे IB बोर्ड क्या है, जैसे हमारे पास CBSE बोर्ड है, हमारे पास ICSE बोर्ड है और साथ में कुछ स्टेट्स बोर्ड हैं। इन बोर्ड्स के अलावा भी एक और बोर्ड होता है, इसे बोलते हैं IB बोर्ड। जैसे धीरूभाई अंबानी जो स्कूल है उसमें IB बोर्ड चलता है, बहुत महंगे होते हैं। देहरादून पब्लिक देहरादून में बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ भी वहाँ के जो कोर्स करिकुलम होता है वो अलग बोर्ड से एफिलेटेड होता है। तो वहाँ के बच्चे पढ़े हुए होते हैं वो डायरेक्ट जर्मनी के 13 वाले क्लास को रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब वो बाईपास कर जाते हैं उस रूल को, डायरेक्ट कॉलेज में चले जाते हैं। तो या तो तुम इतने बढ़िया स्कूल से पढ़ो जहाँ पे बोर्ड IB बोर्ड हो, या तो तुमने IIT JEE और मेंस एडवांस निकाल के एग्ज़ाम निकाला हो, तब तुम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने IIT JEE और मेंस एडवांस निकाल ही दिया है तो क्यों ही तुम बाहर पढ़ोगे। तुम इससे बढ़िया कि यहाँ की बढ़िया टॉप IIT से नहीं पढ़ोगे। और लेकिन स्टिल अगर तुम एग्ज़ाम निकालने के बाद ये सोच रहे हो नहीं यार मुझे अच्छे एक्सपोजर के लिए और अच्छी सैलरी के लिए और पर्सनल ग्रोथ के लिए मुझे बाहर जाना है, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ये निकालो और चले जाओ। और फिर इसके बाद ये है कि फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री, जैसे अगर मुझे वहाँ जाके बीटेक मतलब इंजीनियरिंग में करना है, तो मेरे 12 साल की स्कूलिंग यहाँ पे तो ऑलरेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पे 1 साल किसी भी बैचलर प्रोग्राम का पार्ट बनूँगा, जहाँ पे मैं अपनी 1 साल मतलब 2 सेमेस्टर पूरे करूँगा, फिर उनके मार्क्स का एवरेज निकाल के मैं वहाँ अप्लाई करूँगा। तो ये हो गया एक। फिर एक ऑप्शन बचता है कि मैं अपनी 13वीं क्लास जर्मनी में जाके करूँ, उससे बोलते हैं स्टूडेंट कॉलेज। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैंने एक स्टेप बाय स्टेप बना के रखा है, जैसे व्हाट इज़ स्टूडेंट कॉलेज। तो स्टूडेंट कॉलेज इज़ 1 साल का प्रीपरेटरी कॉलेज जर्मनी प्रोग्राम है। मतलब कॉलेज में जाने से पहले का तुम्हें प्रिपरेशन कराते हैं जर्मन लोग। ये जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड में भी चलता है, जहाँ पे जैसे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हुज होम कंट्रीज हाई स्कूल डिप्लोमा इज नो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड फॉर जर्मन यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने बोला कि जर्मन यूनिवर्सिटी, जर्मन गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे 13 तक पढ़ते हैं, हाई स्कूल भी करते हैं, 11th करते हैं, इंटर करते हैं, फिर 13वीं क्लास करते हैं, तब जाके फिर वो कॉलेज जाते हैं। इसीलिए बाहर की कंट्रीज़ में जैसे हाई स्कूल 11, 12 फिर वो कॉलेज जाते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे बराबर नहीं बैठ पाता सिस्टम।
तो इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ आके 1 साल प्रिपरेटरी फेज़ करो, मतलब 1 साल यहाँ आके पहले स्कूलिंग करो, 13वीं क्लास करो, 13th क्लास करो, उसके बाद फिर तुम कॉलेज में जाना, जिससे कि तुम जर्मन जो वहाँ के लोकल के बच्चे उनके बराबर स्कूलिंग कर पाओ। तो इस हिसाब से उन्होंने इसको स्टूडेंट कॉलेज बनाया है। और जब तुम फिर उसके बाद कुछ एग्ज़ाम भी देते हो, उनके बारे में डिटेल में बताता हूँ कैसे करना है। ये हो गया स्टूडेंट कॉलेज। अब चलो इसे समझते हैं। ये रोड मैप है, क्या होता है स्टूडेंट कॉलेज, एक बार फिर डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मान लो तुम अभी अपने होम कंट्री में हो, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अभी इंडिया में हूँ, मैंने 12th पास कर ली, मैं 12th पास कर लिया, मान लो मैं 12th पास कर लिया 2025 में, मेरे जून तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मैं पास आउट हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने 12th क्लास में हूँ और मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था मुझे कौन सी कॉलेज में जाना है, मैं कौन से कोर्स की पढ़ाई करूँगा जर्मनी में, और उसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन कब है। अब मान लो एप्लीकेशन की डेडलाइन है अक्टूबर में, तो जून में मेरा रिज़ल्ट आ गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का मेरे पास टाइम, तो मैंने अक्टूबर तक ये देखा। तो मैंने क्या करा, एप्लीकेशंस मैंने अप्लाई करा वहाँ पे। अब मैंने अपना रेज्यूमे डाला, अपना LOR दिया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे उस एप्लीकेशन को फिल करने में। फिर मैंने ये एप्लीकेशन फिल कर दी। फिर आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द कौन सी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो, कौन से प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हो, अगर मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाता हूँ तो 2 महीने मान लो, चलो दिसंबर के आसपास, दिसंबर या जनवरी के आसपास मुझे एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। ये कंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है, इसमें लिखा होता है कि तुम जर्मनी आ जाओ, किसके लिए, स्टूडेंट कॉलेज के लिए, लेकिन कंडीशन ये इसमें लिखी है कि तुमको अपनी 13वीं क्लास, क्योंकि तुम ऑलरेडी 12th पास कर लिए हो, तो एक और स्कूलिंग मतलब 13वीं क्लास करने के लिए तुमको जर्मनी आना पड़ेगा, जहाँ पे तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आना पड़ेगा, और फिर तुमको जब स्टूडेंट कॉलेज कंप्लीट हो जाएगी तब फिर आप बैचलर के लिए जाओगे। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कंडीशनल ऑफर मुझे लेटर मिल जाता है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता हूँ, वीज़ा ऑफिस के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, फिर मैं जर्मनी आ जाता हूँ, कम इन जर्मनी पहुँच जाता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट करता हूँ। अब जर्मनी जाने के बाद डायरेक्टली स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट कर लोगे क्या, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जो स्टूडेंट कॉलेज जर्मनी पहुंच गए हो स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट करने के लिए। हालांकि तुम्हारे पास ऑफर लेटर है, लेकिन ये कंडीशनल ऑफर लेटर, इसमें लिखा है कि स्टूडेंट कॉलेज करो। अब तुम्हारे जैसे हज़ारों बच्चे आए हैं जर्मनी में यही चीज़ करने के लिए, अपनी 13वीं क्लास करने के लिए, तो तुमको प्रेफरेंस कैसे मिलेगी, तुम ही क्यों 13 स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे, कैसे तुम्हें ये अप्लाई मिल जाएगा। अब स्टूडेंट कॉलेज में अगर ये सीट चाहिए तो उसके लिए तुमको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऑफनाम प्रूफुंग। जब तुम ये एग्ज़ाम दे दोगे जर्मनी आने के बाद 2 या 3 महीने के बाद इसकी डेट आएगी, तुम इसमें एग्ज़ाम दोगे, जहाँ पे तुम स्टूडेंट कॉलेज तुम ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हो। स्टूडेंट कॉलेज जैसे 2 तरीके के स्टूडेंट कॉलेज ऐसे हो गया, ऐसे एक हो गया पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज, एक हो गया प्राइवेट। अब प्राइवेट में तो बहुत फीस लगती है, वो लोग बोल देंगे तुमको कि कोई ज़रूरत नहीं है तुमको ये एग्ज़ाम देने की, डायरेक्ट हमें पैसा दो, हम तुम्हारी स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट कराएंगे, जहाँ पे तुमको 1 साल पढ़ाएंगे। लेकिन अगर तुमको पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज चाहिए तो तुमको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और पब्लिक क्योंकि सस्ता है, कोई फ़ीस नहीं देनी तुमको, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस क्या होगी, पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज। तो पहले ये एग्ज़ाम दो, इसमें एडमिशन लो, 1 साल कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 1 ईयर फिर तुम्हारा एक फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसका नाम है FSP। अब उस FSP को क्वालिफाई अगर तुम करते हो तब फिर तुम किसी भी डिज़ायर यूनिवर्सिटी में जो भी तुमने बैचलर करना है उसमें एडमिशन ले पाओगे। तो आसान नहीं है, मतलब चीज़ें जैसे कन्फ्यूजिंग है तो समझ लो कि एक एग्ज़ाम तो तुम्हारा स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन से पहले होना है, अब फिर एक और एग्ज़ाम होना है जो तुम स्टूडेंट कॉलेज ख़त्म कर लोगे।
उसके बाद कॉलेज है। तो शायद तुम इस प्रेजेंटेशन से समझ गए होगे। अब स्टूडेंट कॉलेज में तुमको जो 1 साल पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें आगे की पढ़ाई क्या करनी है। जैसे मान लो, जैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था, जब तुम अपने होम कंट्री में थे, तुम जब एप्लीकेशन यहाँ अप्लाई कर रहे थे, तुमने सोच लिया था कि मैं ये एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो जब तुम स्टूडेंट कॉलेज में या जहाँ 13 क्लास पढ़ने आओगे, तो तुमको वही बैचलर जो तुमको 1 साल पढ़नी होगी ना, तो वो तुमको टेक्निकल में पढ़नी पड़ेगी ना, क्योंकि तुमको बनना तो इंजीनियर है। अभी ऐसा तो नहीं तुम वहाँ पे जब तुम 1 साल यहाँ रहोगे तो कुछ भी पढ़ने लग जाओगे। तो तुमको कोर्स सेलेक्ट करना भी पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट कॉलेज में कोर्सेज कौन कौन से रहते हैं। अब मैं वहाँ 1 साल रहूँगा, तो जैसे अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है तो मैं टी कोर्स चूज़ करूँगा, जहाँ पे मैं 1 साल तक पूरा टेक्निकल, मैथमेटिकल और नेचुरल साइंसेस के बारे में अगर पढ़ना होता है तो ये कोर्स करूँगा। और अगर मुझे मेडिसिन, बायोलॉजी या फार्मेसी में जाना है आफ्टर 1 ईयर, अगर मुझे अपनी बैचलर अपनी स्टार्ट करनी है इस फील्ड में, तो मैं एम कोर्स चूज़ करूँगा। और अगर मुझे बिजनेस में अगर पढ़ाई करनी है, अगर ग्रेजुएशन बिजनेस में करना है, तो मुझे अपनी 13वीं क्लास में सब्जेक्ट जो पढ़ना पड़ेगा वो डब्ल्यू कोर्स का पढ़ना पड़ेगा। और अगर जर्मन स्टडीज़, अगर ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स को पढ़ना है तो जी कोर्स लूँगा मैं, और लैंग्वेज स्टडी करना है तो एस कोर्स लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिसाइडेड है। तो लैंग्वेज फॉर जर्मनी क्या क्या है, जैसे 6 लेवल हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। ठीक है। अब स्टूडेंट कॉलेज के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो B1 है। A2 और B1 इतना आना चाहिए, मतलब तुमको ये वाला लेवल भी आना चाहिए, ये आना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर B2 आता हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है ना, जब तुम जर्मनी आ जाओगे तो इस एग्ज़ाम में जब तुम बैठोगे ऑफनाम में, तो जो एग्ज़ाम का सिलेबस होगा वो जर्मन, एक तो जर्मन लैंग्वेज मांगेंगे तुमसे, उसमें जो जर्मन लेवल का जो लेवल होगा वो B1 तक होगा, और दूसरा उसमें मैथ्स मांगेंगे। तुम्हें मैथ्स आना चाहिए। जब तुम ये एग्ज़ाम निकाल लोगे तब तुमको पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज मिलेगा। अब पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में बहुत फ्री हो जाएगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप फिर तुम मुझसे पूछोगे कि भैया अगर हमारे ये एग्ज़ाम नहीं निकले तब क्या करेंगे, हम जर्मनी आ गए, मेरे को जर्मन लैंग्वेज आती थी पर मेरा मैथ्स वीक रह गया और मैं ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया, तो फिर मैं वही कहूँगा कि 13वीं क्लास मतलब स्टूडेंट कॉलेज तो करना ही करना है। अब क्योंकि पब्लिक से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टेस्ट नहीं निकल पाया है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, प्राइवेट का। अब प्राइवेट में फिर वही है ना, प्राइवेट वाले तुमको अलाउ करेंगे लेकिन क्या है, फीस मांगेंगे। तो प्राइवेट वाले ये नहीं बोलते कि तुम्हारे पास ये ऑफ नाम तुम निकालो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनको बस चाहिए पैसा। जर्मनी आने के बाद अगर ये टेस्ट नहीं निकल रहा है तो प्राइवेट वाले स्टूडेंट कॉलेज से 13वीं क्लास करो। और तुमने मान लो चलो प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, स्टूडेंट कॉलेज कर लिया, प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज से तुमने अपनी 13वीं क्लास कंप्लीट करी। अब उसके बाद भी तो एग्ज़ाम है ना FSP, उसको भी तो देना पड़ेगा। अब फिर भी तुम अगर ये पूछोगे भैया हमने 13वीं हमने पूरी साल वहाँ जर्मनी में पढ़े, हमने मान लो हमने इंजीनियरिंग के लिए टी कोर्स चूज़ किया था, हमने टी कोर्स पूरा पढ़ा, फिर ये जो फाइनल एग्ज़ाम है ना भैया हमारा, ये फाइनल एग्ज़ाम निकला ही नहीं, तब क्या करेंगे। एक तो तुमसे ये भी नहीं निकला तो तुम प्राइवेट में चले गए, फिर तुमसे ये भी नहीं निकला, अब फिर भैया क्या करेंगे। तो फिर से मैं बोलूँगा कि अगर ये भी नहीं निकला फिर भी जर्मनी में पढ़ना है, बैचलर करनी है, तो फिर से एक ही ऑप्शन है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करो। और फिर क्या हो जाएगा भैया, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस पैसा ज़्यादा लगेगा क्योंकि एक्सपेंसिव है। अगर पैसा बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर जाओ बैचलर करो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, क्योंकि तुमसे दोनों एग्ज़ाम नहीं निकले। तो स्टूडेंट कॉलेज को तुम स्किप नहीं कर सकते, 13वीं क्लास करनी है। ये एग्ज़ाम अगर नहीं निकले तो प्राइवेट कर लो, ये भी नहीं निकले तो प्राइवेट कर लो। तो कुछ इस हिसाब से पूरा मैप है। इसके बाद वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में, जैसे तुम इंडिया में हो, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास
कंडीशनल ऑफर लेटर आ चुका है, राइट। तुम्हारे पास एडमिशन लेटर आ गया, इसमें कंडीशन लिखी है कि जर्मनी में जाके तुमको 1 साल तक स्कूलिंग करनी है, अपनी 13वीं क्लास कंप्लीट करनी है। तुमने फिर रिक्वायरमेंट्स के लिए एडमिशन लेटर तुम्हारे पास मिल गया, पासपोर्ट तुम्हारे पास है ही, APS सर्टिफिकेट, ये यहाँ पे गवर्नमेंट तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, सारे सही हैं कि नहीं, वो सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। फिर तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया और फिर तुमने क्या करा, एक ब्लॉक्ड अकाउंट भी चूज़ करना पड़ेगा। अब ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है, अगर तुम स्टूडेंट कोलिग के लिए जर्मनी आ रहे हो या मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो कुछ ये एक तरह से ये समझ लो कि एक तरह से एक बैंक है जहाँ पे तुम जर्मनी आने से पहले अपना पूरा पैसा इसमें रखते हो। जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ 11,900 यूरोस के हिसाब से तुम इसमें अप्लाई भर देते हो। अब क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब स्टूडेंट यहाँ जर्मनी आ जाए तो उसके पास 1 साल तक के लिए, 6 महीने के लिए वो जो खुद का खर्चा लाइक एक्सपेंसिव वो अपना उठा सके, जैसे खाने का, रहने का। तो यहाँ आके मतलब कुछ ऐसी बैड एक्टिविटी ना करे, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाए। तो ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट वाले ये जो कंपनीज़ हैं वो तुमको जब तुम्हारा ही पैसा हर मंथ तुमको देंगी, हर मंथ तुम्हारे अकाउंट में सेंड कर देंगी। जैसे 900 यूरोस पर मंथ आ रहा है, तो ये तुम्हारा ही पैसा है जो तुमको ब्लॉक्ड करके आना पड़ेगा। तो अब ये चेक कर लेना अभी क्या रेट चल रहा है अभी आजकल, 11,900 ऐसा इतना चल रहा है, पहले कम था, हर साल बढ़ जाता है पैसा। अब ब्लॉक्ड अकाउंट भी कई तरीके होते हैं, जैसे कौन सी कंपनी का चूज़ कर रहे हो, तो ये तुम्हारे पर्सनल चॉइस के ऊपर है। मेन चीज़ मैं यही बता दूंगा कि ऐसा चूज़ करो जिसमें हिडन चार्जेस ना हो, राइट, और जो कस्टमर सपोर्ट अच्छा देता हो। अब जैसे तुमने इंडिया से ब्लॉक्ड अकाउंट बनवा लिया, अब तुमने एक ऐसी कंपनी का बनवा लिया कि तुम जर्मनी आ गए हो और तुम उनको कॉल कर रहे हो कि मैं 1 महीने हो गया, मेरा पैसा डालो, हर महीने वाला ब्लॉक्ड अकाउंट में एक्टिवेट करो, क्योंकि तुम्हारा ही पैसा अगर तुम्हें नहीं मिलेगा जर्मनी में, तुम अपना खर्चा कैसे उठाओगे। तो कुछ ब्लॉक्ड अकाउंट वाले क्या बहुत डिले कर देते हैं, 2-2 मंथ तक डिले कर देंगे, तो तुम्हारा तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तुम्हारे ऊपर हो जाएगा ना कि तुम्हें कौन सी कंपनी चूज़ करनी है जो तुरंत एक्टिवेट कर देती है। हिडन चार्जेस का देख लेना, और कुछ ऐसा देख लेना कि अगर तुमको इंश्योरेंस मतलब ब्लॉक्ड अकाउंट में कुछ इंश्योरेंस के लिए तुमको खुद ही मतलब बनवा के दे रहे हैं या फिर उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो तुमको अलग से पैसा नहीं पे करना पड़ रहा। तो बेनिफिट्स के हिसाब से चेक कर लेना कि तुमको बेनिफिट्स कौन सा अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरेकल, इनके चेक कर लेना, और तुम कुछ रेटिंग्स चेक कर सकते हो ना कौन सा बेस्ट है इंटरनेट पे जाके। तो ये तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ है, क्योंकि मैं इसमें क्या बताऊँ, और बस मैंने ये बता दिया कि बेनिफिट्स चेक कर लेना, उस हिसाब से तुम सपोर्ट कर लेना, डिसाइड कर लेना कि क्या करना है, और इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं टोटल। तो जैसे तुम जर्मनी आ जाते हो तो लाइक अप्रॉक्स 8 to 950 यूरो ऑन मंथली कॉस्ट रहेगा। इसमें तुम कुछ अमाउंट रेंट के लिए दोगे, कुछ अमाउंट तुम अपने डेली एक्सपेंसेस पे दोगे, ग्रॉसरीज के लिए दोगे। तो अब तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा 1 महीने के बाद तुम कितना खर्च कर रहे हो। तो अप्रॉक्स इतना तो हो ही जाता है। रेंट भी तुम्हारा सिटीज़ वाइज डिपेंड करता है। अगर म्यूनिक में रह रहे हो तो बहुत ज़्यादा है, अगर ब्राउनश्वाइग और ब्रेमेन जैसे छोटे शहरों में रह रहे हो तो कम लगेगा। स्टूडेंट कॉलेज में आ रहे हो या फिर बैचलर्स में डायरेक्ट एडमिशन लेके आ रहे हो, तो पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब करने का रहता है। तुम यहाँ आकर अपना वर्क परमिट जो पेपर्स रहते हैं उनको दिखा के तुम यहाँ वर्क काम स्टार्ट कर सकते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम। तो ये थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए उधर गवर्नमेंट सोचती है, सिर्फ पैसा भी आता रहेगा और तुम्हारा कुछ अमाउंट ब्लॉक्ड अमाउंट से हर महीने तुमको मिल ही रहा है, और कुछ तुम पैसा कमा ही रहे हो, तो इजीली मैनेज हो जाता है। और फिर जब मान लो तुम स्टूडेंट कॉलेज ख़त्म करके तुमने अपने डिज़ायर्ड कोर्स में, अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, फिर तुम आफ्टर ग्रेजुएशन क्या तुम वहाँ पे पोस्ट वर्क वीज़ा भी मिलता है, पोस्ट स्टडी वीज़ा, जिसमें मान लो कुछ महीने का या 1 साल का तुम्हें पोस्ट स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। तुम जॉब सर्च कर लो इजीली,
तुमको जॉब मिल जाएंगी। फिर देखो कि 2 साल 3 साल तुम जॉब करके वहाँ PR परमानेंट रेजिडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी नहीं, तो उसके बेसिस पर कंट्री भी डिसाइड करनी चाहिए, राइट। तो जर्मनी में ये सब चीज़ें रहती हैं, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। और मेरी जो फाइनल एडवाइस वो यही है कि मतलब टाइम से स्टार्ट करो अगर बाहर आने का सोच रहे हो, और विश्वास रखो यार खुद पे कि पक्का मिलेगा, और ऐसा नहीं है। और बस रिसर्च करना स्टार्ट कर दो, और इंटरेस्ट मत खोना अपना, तुम्हें आना ही है तो बेस्ट ऑफ लक, और बस लग जाओ काम पे। और फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना।